अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा योर पॉलिटी एजुकेटर। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जा सकता है। ये अध्याय बताता है कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यहाँ पर जो शीत युद्ध, जो कोल्ड वॉर है, वहाँ पर पूरे विश्व में दो महाशक्तियों का दबदबा था। तो पहली महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, और दूसरी महाशक्ति थी सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर बोलते हैं। ये दोनों ही ये चाहती थी कि इनकी आइडियोलॉजीज़ का ही सबसे ज़्यादा दबदबा हो। तो ये शीत युद्ध आइडियोलॉजी, विचारधारा का युद्ध था, ना कि हथियारों का युद्ध। क्यूबा का मिसाइल संकट। 1961 में क्यूबा मिसाइल संकट से विश्व बाल बाल बचा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय था। क्यूबा क्या था? एक छोटा सा द्वीपीय देश था। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था। क्या था? द्वीपीय देश। द्वीपीय देश था, जिसको सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नज़दीकी निशाने पर था। कौन था अब की बार नज़दीकी निशाने पर? अमेरिका। अमेरिका की सीमा में आ गया। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? जॉन एफ कैनेडी थे। और उनके सलाहकार जो थे वो ये भी कह रहे थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध अगर होगा तो कोई भी देश नहीं बचेगा और ये जान पाना भी मुश्किल है कि कौन विजय प्राप्त किया। परंतु वह क्यूबा में मिसाइल रखने के पक्षधर भी नहीं थे। लेकिन वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि क्यूबा जैसे एक जो द्वीप है, जो अमेरिका से 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है, वहाँ पर उनके ही लिए सैनिक अड्डे स्थापित किए जाएं। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये केवल शीत युद्ध नहीं था, बल्कि विचारधारा की लड़ाई थी। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये आइडियोलॉजीज, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, ना कि बम गोला बारूद की लड़ाई थी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे, और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान के हाथों में थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1949 में चला। यह युद्ध, जो कि यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला हुआ था, जैसे चीन, बर्मा, जिसको अब हम म्यांमार, तथा भारत इत्यादि। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो हमारा गोला बारूद वाला था। वहाँ पर बम से लड़ाई की गई, वहाँ पे काफ़ी सारे गोला बारूद का यूज़ किया गया, जहाँ पर लोगों को जान माल और धन की हानि हुई थी। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को अपने घुटने टेकने पड़े। जब 1945 आया, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति था, वहाँ पे एकदम एंड हो गया। बिल्कुल एंड में जापान के जो देश थे, 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। क्या थे? हिरोशिमा और नागासाकी। यहाँ पर अमेरिका ने अपने बम गिरा दिए और यहाँ पर क्या किया? जापान को अपने अंडर में ले लिया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध जो है की समाप्ति हो गई। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है कि आलोचकों का क्या मानना था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसकी
अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। ऐसे में बम गिराना ज़रूरी नहीं था और वह ये जानना जताना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल, जो अमेरिका था, अमेरिका ने 1945 में बिल्कुल एंड में क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म करने के लिए उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बमबारी की, जबकि वो जानता था कि वहाँ पर जापान अपने घुटने टेकने वाला है। फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि उसको अपनी ताकत का वर्चस्व स्थापित करना था। विश्व युद्धों की समाप्ति का परिणाम शीत युद्ध है तथा वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंडिंग हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट आया शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। यहाँ पर बच्चों, रक्त रंजित युद्ध की संभावना मतलब जो हम लड़ाई करते हैं एक दूसरे को मार पीट के जान लेकर। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फ़ायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्य नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट तो हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर में दोनों ही महाशक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा अपने आप को संपन्न देश साबित कर रही थी, लेकिन कोई भी बमबारी वाली लड़ाई नहीं करना चाहता था। युद्ध होने की सूरत में विजेता कौन है ये भी बता पाना मुश्किल था। ऐसी सूरत में रक्त रंजित युद्ध न होना ही अपरोध, रोक और संतुलन कहा जाता है। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाएगा, अपरोध क्या है? तो अपरोध का क्या मतलब है? रोक और संतुलन, यानी कि जो सिचुएशन है उस पर रोक लगाई जाए और अपने आप को बैलेंस्ड किया जाए। इसकी तासीर ठंडी थी। जब 2 महाशक्तियाँ और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। दोनों ही पक्ष का अपने में काफ़ी ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हैं, तो दोनों को भिड़ना, दोनों की लड़ाई करना एक नेगेटिव रिजल्ट लेकर आएगा। इस संबंध में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद जो कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर में उन लोगों को ये भी ध्यान रखना था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, नहीं तो दुनिया बचेगी नहीं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।